चलिए वेलकम टू ए प्लस आई एस अकेडमी। ए प्लस आई एस अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे और कई सारे टॉपिकों पे हम लोग बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है आपका है जो मेन टॉपिक है पहला है विजय दिवस। तो हम बात करेंगे कि विजय दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। पूरी कहानी इसकी बात करेंगे हम लोग कि विजय दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। दूसरा है पुण्यरू खादी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा है सिलीसेट झील और कोपरा जला से बने नए रामसर स्थल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, सबसे कम रामसर स्थल कहाँ पर है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। इन सभी मुद्दों पर जो है हम लोग एक एक करके चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विजय दिवस। देखिए विजय दिवस आप सभी जानते भी हैं कि 16 दिसंबर को जो है भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विजय दिवस मनाने का कारण है क्योंकि इसी दिन 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में क्या हुए, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। और भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान जो था, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वह स्वतंत्र होकर जो है बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, क्योंकि बंगाल विभाजन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और बंगाल विभाजन में भी जब हमने पढ़ाया था तो आप लोग को ये बताया था कि बंगाल विभाजन में कि जो आज का बंगाल देख रहे हैं उस तरह का बंगाल नहीं था, उसमें पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, इतना बड़ा बंगाल था। 16 दिसंबर 1971 को जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वो आजाद हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में जो है 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है आपको, 16 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि उसी दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। ठीक है, कोई भी देश अगर अस्तित्व में आता है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई चीजें होती हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान, आप जानते हैं कि 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। और 1947 में जो है पाकिस्तान का गठन जो है दो भौगोलिक आधार में किया गया था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा है पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। बात समझ में आया सभी को? और दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर भूभाग है। एक बताओ पूरब में है, एक आपका पश्चिम में है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना भाई। भारत और पाकिस्तान का विभाजन तो हुआ, लेकिन ये भी तो सोचिए कि जो सबसे उधर है पश्चिम में है तो उसका तो चलो क्लियर था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, इन दोनों के बीच में 1600 का क्या था, डिस्टेंस था, 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इतना बड़ा भारतीय भूभाग था। अब इतने बड़े भारतीय भूभाग को जो है, जो जिसकी भाषा अलग थी, संस्कृति अलग थी, अर्थव्यवस्था अलग थी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व अलग था, सब कुछ अलग था, भाषाई और सांस्कृतिक भेदभाव भी था। पूर्वी पाकिस्तान की अगर आप देखें, बहुसंख्यक आबादी जो थी बंगाली भाषी थी। अरे बंगाल बंगाल विभाजन नहीं हुआ था तो जाहिर सी बात है बंगाली बोलने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो इसको आजाद करना बड़ा जो है इंपॉर्टेंट हो गया था। बात समझ में आया सभी को? तो चलिए सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए विजय दिवस। विजय दिवस, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर को मनाया जाता है 1971 को। क्यों? कि पूर्वी एक तरफ था पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। और हमने बांग्लादेश को क्या किया था, बांग्लादेश को आजाद कराया था। बांग्लादेश को आजाद, बांग्लादेश को क्या कराया था, आजाद कराया था। ठीक है, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। बात समझ में आया? तो एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान है, एक तरफ है पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 आते आते आप जानते हैं कि 14 अगस्त को क्या है, पाकिस्तान दिवस होता है, माना पाकिस्तान को आजाद हुआ। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। लेकिन अगर आप देखिए पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, इसको आजादी तो एक्चुअल में 1971 में मिली, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। यहां पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? यहां पर सबसे ज्यादा भाषा बंगाली बोली जाती थी। इनकी भाषा अलग थी, इनका संस्कृति अलग था, इनका खान पान अलग था, इनका सब कुछ अलग था। संस्कृति अलग थी, अर्थव्यवस्था अलग थी, खान पान अलग था, सब कुछ अलग था। बात समझ में आया? ये जो पाकिस्तान है, ये कौन सा पाकिस्तान आजाद हुआ था, जो मतलब
एक्चुअल में देखा जाए पाकिस्तान तो वाला आजाद हुआ, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान की जो थी बहुसंख्यक जो जनसंख्या थी वो बंगाली भाषा बोलती थी। दोनों के बीच में चाहे पूरब वाला हो चाहे पश्चिम वाला, मान लीजिए ये पूरब अगर है, पूर्वी पाकिस्तान है, या पश्चिमी पाकिस्तान है, अगर ये देखिए तो इनके दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस भी था। बात समझ में आया? तो ये भी बात आप सभी को लिखना है, नोट डाउन कर लीजिए सभी को, ये सारी बातें आप सभी को लिखनी है। 1948 में पाकिस्तान ने उर्दू को एकमात्र राजकीय भाषा घोषित किया था। आपको याद होना चाहिए, नहीं याद हो तो याद रखिएगा। पाकिस्तान ने उर्दू को, और इसके विरोध में 1952 में भाषा का आंदोलन शुरू हुआ जिसमें कई छात्रों की मृत्यु होती है। इससे चूंकि पूर्वी पाकिस्तान जो देखिए जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर असंतोष और अलगाव की भावना गहराई और राजनीतिक उपेक्षा हुई, सत्ता का केंद्रीकरण लगातार हो गया, सत्ता सेना प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व था सभी जगहों पर। वास्तव में ये समस्या एक दिन की नहीं है, समस्या बहुत पुरानी समस्या, अंग्रेजों के द्वारा फैलाई हुई समस्या, और इसीलिए तो लॉर्ड कर्जन के दिमाग के ऊपर थी बंगाल विभाजन। वो जानता था कि विभाजन का मतलब सिर्फ ये है कि फूट डालो और राज करो, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाओ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाओ और फूट डालो और राज करो। वास्तव में सभी को तो 1952 में लिख लीजिए ये भी बात को, मैं इस बात को इसलिए लिखवा रहा हूं कि हमेशा काम देगा। 1952 में देखा, अगर 1948 में देखें तो 1948 में मैंने कहा आप सभी से कि पाकिस्तान ने उर्दू को एकमात्र राजकीय भाषा घोषित किया। पाकिस्तान ने उर्दू को एकमात्र राजकीय भाषा घोषित। अब बात समझिएगा। और 1952 में क्या हुआ, भाषा के आधार पर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। भाषा के आधार पर आंदोलन, आंदोलन भाषा के आधार पर क्या हुआ, आंदोलन हुआ, जिसमें कई छात्रों की मृत्यु हो जाती है। और इससे क्या होता है कि पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष और अलगाव की भावना, छात्रों की मृत्यु होती है। और पूर्वी पाकिस्तान में खास करके देखा जाए तो जो मैंने कहा कि असंतोष और अलगाव की भावना, असंतोष और अलगाव की भावना पनपी, की भावना पनपी। क्लियर है सबको? तो ये भाषा के आधार पर आंदोलन हुआ था शुरुआत में। चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां पर चाहे सत्ता अगर देखें, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता पर सेना और प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व था। बात समझ में आ सको, सत्ता सेना और प्रशासन पर पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व था। लिखिए, पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व था, वर्चस्व था। इज दैट क्लियर? तो ये भी बात आप सभी को लिखना है कि पश्चिमी पाकिस्तान का क्या था, वर्चस्व था। ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान में अगर आप देखिए, पूर्वी पाकिस्तान में चूंकि जनसंख्या में बहुसंख्यक थे, सत्ता और संसाधन में नगण्य इनकी भागीदारी थी। राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्चा होता था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते थे वहां पर नहीं होता था। और 1970 का जब आम चुनाव हुआ तो सत्ता हस्तांतरण से इन्होंने इनकार कर दिया। किसने? पूर्वी पाकिस्तान ने। और उन्हीं 1970 के चुनाव में अब रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनकी अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिल गया। अब जब बहुमत मिल जाएगा, जनता का मत मिल जाएगा, तो फिर क्या करेगा कोई भी। तो लिखिए, पूर्वी पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। जो पूर्वी पाकिस्तान है जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, लिखिए पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्यक में बहुसंख्यक होने, जनसंख्या में लिखिए, पहला ये जनसंख्या में बहुसंख्यक थे, जनसंख्या में ये क्या थे, बहुसंख्यक थे। दूसरा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सत्ता और संसाधनों में नगण्य भागीदारी। लिखो,
सत्ता और संसाधनों में नगण्य भागीदारी, न के बराबर भागीदारी। तीसरा लिखिए, राजस्व का हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च होता था। लिखिए, राजस्व का जो हिस्सा था, हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च। अब पूरब में होगा नहीं, पश्चिम में होगा, तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। फिर 1970 का आम चुनाव हुआ और आम चुनाव में जो अवामी लीग था, लिखिए 1970 का जो आम चुनाव हुआ और आम चुनाव में अवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, स्पष्ट बहुमत प्राप्त। ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, क्या नाम था? शेख रहमान। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि थोड़ा टेढ़ा नाम है, उसके लिए मुजी कहा जाता है। क्लियर है ना? तो ये भी बात आप सभी को जानना है कि भैया अस्पष्ट उनको क्या मिला, अस्पष्ट उनको बहुमत मिल गया। अब जब बहुमत मिल गया तो जाहिर सी बात है संवैधानिक रूप से उन्हें सरकार बनानी थी। जनरल जो खान साहब थे और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता सौंपने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बात समझ में आया? तो ये भी पॉइंट आप सभी को लिखना है, लिख लीजिए जितना मैं किनारे हो गया हूं कि जनरल खान, और इसी समय जाहिर सी बात है जनरल खान और लिख लो, जनरल खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता सौंपने से इनकार किया। जुल्फिकार अली भुट्टो लिखो, अली भुट्टो ने सत्ता सौंपने से इनकार किया। सत्ता, ये लिख लीजिए, सौंपने से इनकार किया, इनकार। क्लियर है? और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन था। बात समझ में आया सभी को? तो ये सारी कहानी जो थी मैंने एक जगह बता दिया, अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, नहीं पता था आप सभी को। तो समझिए जब पूर्ण बहुमत मिल गई और उस समय जनरल खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। अब जब इनकार होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की भाषा अलग, सब कुछ अलग। ऑपरेशन सर्च लाइट चला फिर मार्च 1971 में इस देश में। यहां पे समय जगह नहीं है क्या? रुकिए मैं एक बार चेक करता हूं। चलिए मैं यहां पर एक पेज ले लेता हूं और मैं आ गया। चलिए उसके बाद देखिए, ऑपरेशन इस देश में ऑपरेशन सर्च लाइट चलता है। क्या चलता है? सर्च लाइट। इस देश में क्या चलता है बेटा? ऑपरेशन सर्च लाइट चलता है। ऑपरेशन सर्च लाइट में क्या होता है, 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान शुरू कर दिया। लिखिए, 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर क्या किया? पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किया। लिखिए, बर्दाश्त तो किए सब नहीं, सैन्य अभियान शुरू किया। अब जब सैन्य अभियान शुरू हो गया, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि बंगाली नेताओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों को कुचलना, उनके विचारों को कुचलना। उद्देश्य इसलिए किया गया, बंगाली नेताओं के पढ़े लिखे लोग थे ये, बुद्धिजीवियों, पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा तार्किक बात करेगा, बुद्धिजीवियों और छात्रों के विचारों को कुचलना, और छात्रों के विचारों को कुचलना, विचारों को कुचलना। इज दैट क्लियर? ये बात लिख सकते हैं। व्यापक नरसंहार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार। इससे क्या हो गया? अब एक एक चीजें देखिए इससे जुड़ा। जब अटैक करेगा तो क्या होगा? व्यापक नरसंहार हुआ,
नरसंहार हुआ, और नरसंहार तो हुआ, इसके साथ ही साथ महिलाओं पर अत्याचार हुआ। लिखिए, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ऑपरेशन सर्च लाइट में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। महिलाओं पर अत्याचार, और लगभग 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी भारत आ गए। लगभग जो है 1 करोड़ जो बंगाली शरणार्थी थे उस समय, सोचिए, भारत आ गए, भारत आ गए, भारत आ गए। ये इसका परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि भाई मेन चीजें आपको कम से कम याद रहे। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा, और भारत ने वैश्विक मंचों पर पाकिस्तानी अत्याचारों को क्या किया, उजागर किया। लिखिए, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत ने, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या किया, पाकिस्तानी अत्याचारों को उजागर किया। पाकिस्तानी अत्याचारों को, पाकिस्तानी अत्याचारों को उजागर किया, अत्याचारों को क्या किया, उजागर किया। और अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ। लिखिए, अगस्त 1971 में भारत सोवियत सोवियत खास करके मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ। लिखिए, मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ। मैत्री संधि पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, जब मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ तो कोई ना कोई तो परिणाम आएगा। इसका परिणाम हुआ कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान धुरी का संतुलन हुआ, भारत को रणनीतिक सुरक्षा मिली, और युद्ध की तत्कालिक शुरुआत की गई। जैसे युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को होती है, और युद्ध की समाप्ति जो है 16 दिसंबर 1971 को हो जाती है। तो इसका जो था, मैंने कहा कि संधि पर हस्ताक्षर होता है, फिर युद्ध होता है, और युद्ध कब समाप्त होता है, जो मैंने कहा 16 दिसंबर 1971। इसीलिए 16 दिसंबर को जब हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया, तो इसी दिन इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। बात समझ में आया सभी को, ये सारी चीजें जीवन भर याद रहेंगी, इसलिए एक ही जगह पे मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप सभी को याद होना चाहिए भी। इसके बाद भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर युद्ध की घोषणा की, और भारतीय सेना ने पूर्वी मोर्चों पर और तीव्र और निर्णायक अभियान चलाया। चाहे जल हो, थल हो, वायुसेना, सभी सेनाओं ने पाकिस्तान को कमजोर किया। क्लियर है सबको, तो ये दिन काफी इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर 1971। तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो है हमने क्या किया, पाकिस्तान ने कम से कम 93,000 सैनिक पाकिस्तान के आत्मसमर्पण किए। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। तो ये सारी बातें आपको इसमें नोट डाउन करना है। तो ये सॉरी सॉरी ये जो बात थी ये आपकी विजय दिवस की थी। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोंडरू खादी। ये क्या है पोंडरू खादी, ये दिख रहा है ना खादी, ये दिख रहा है, सब सारा चीजें आपको खादी ही पूरा दिख रहा है। एक बार देख लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि पोंडरू खादी क्या है। अभी हाल ही में जो है, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उस केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो है जीआई टैग दिया है। किसे दिया है, पोंडरू खादी। और ये कहां का है, आंध्र प्रदेश का है। इसको क्या मिला है, जियोग्राफिकल टैग, जीआई टैग जिसे कहते हैं, यानी कि भौगोलिक संकेतक कहते हैं, भौगोलिक संकेतक। और ये कहां का है, पोंडरू खादी, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। और सबसे इंपॉर्टेंट किस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया गया। लिखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा।
3 से 4 चीजें याद रखिएगा। यह क्या होता है बेसिकली कि यह आंध्र प्रदेश का एक विशेष प्रकार का हाथ से बना सूती कपड़ा होता है। तो आइए एक एक लिख लिख दिखते हैं इसमें। कुंडरू आदि कहा, तो बाकी सब बता ही दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो लिखिए, यह आंध्र प्रदेश का एक विशेष प्रकार का, आंध्र प्रदेश का विशेष प्रकार का क्या होता है, हाथ से बना सूती कपड़ा होता है। लिखिए, हाथ से बना सूती कपड़ा होता है, कपड़ा होता है। क्लियर है। इसे स्थानीय रूप से पटनूलू नाम से जाना जाता है। लिखिए, स्थानीय रूप से पटनूलू नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से पटनूलू नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें हमको, और किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है जीआई टैग? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। लिखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा द्वारा क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग का मतलब भौगोलिक संकेतक कहते हैं, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, यह जो था, चूंकि सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू भी की है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह भी है, यह एक जिला है श्रीकाकुलम जिला, और इसे श्रीकाकुलम जिले से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए भी नामित किया गया। याद रखिएगा, श्रीकाकुलम जिले से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए नामित किया गया। बात समझ में आया? ये कहां पर? आंध्र प्रदेश का, एपी का, आंध्र प्रदेश का। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपनी पत्रिका जो थी यंग इंडिया, उस यंग इंडिया में इस खादी के गुणों का उल्लेख उन्होंने किया था, और यह क्या है, ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाता है। बात समझ में आया सभी को? तो आर्ट एंड कल्चर में एक चीजें पूछ सकता है, ठीक है, कि ये महात्मा गांधी ने भी अपने यंग इंडिया में इसका जिक्र किया है। लिख लो, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक जो थी उनकी यंग इंडिया में भी जिक्र किया है, में भी क्या किया है? जिक्र किया है। ठीक है, गांधी जी का वो फेवरेट स्टेटमेंट कि चरखा चलाने से और सूत काटने से देश की गरीबी को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के दिलों में आत्मस्वावलंबन की भावना को जागृत कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर इसकी विशेषताओं पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है इसकी विशेषताएं? इसकी विशेषताएं ये कहती हैं कि उसका उत्पादन 3 प्रकार की स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली कपास से किसी एक का उपयोग करके किया जाता है। इसमें 3 प्रकार कपास होते हैं, एक पहाड़ी कपास होता है, एक लाल कपास होता है, और तीसरा जो होता है पुनासा कपास होता है। दूसरा, ये जो पोर्डो खादी है, इसकी उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली विशेष तकनीकों के कारण आज दुनिया भर में इसकी विशिष्ट मान्यता है। ठीक है ना? तो आर्ट एंड कल्चर में अगर आपसे पूछे कि भाई इसका उत्पादन कितने प्रकार की जो है स्थानीय उगाई जाने वाली, जो पूछा मैंने, कपास कितने प्रकार से युक्त, तो 3 प्रकार के कपास। तो याद रखेगा, इसकी विशेषता अगर पूछे, मान लीजिए इसकी विशेषता पूछे, तो विशेषता में आप कहेंगे क्या? 3 प्रकार के स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली कपास में से एक, 3 प्रकार के स्थानीय रूप से उगाई जाने वाले कपास में से एक यूज होता है। कौन कौन सा 3? एक पहाड़ी कपास, लिखिए पहाड़ी कपास, दूसरा लिखिए पुनासा कपास,
और तीसरा कौन सा कपास है भाई? तीसरा है लाल कपास। हालांकि लाल कपास ज्यादा यूज किया जा रहा है, ये बातें आपको लिखनी है। 3 चीजों का यूज किया जा रहा है। बात समझ में आया सभी को? दुनिया भर में इसका एक विशेष मान्यता है और सरकार भी प्रमोट कर रही है। आप जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिस एरिया का जो भी सामान जिसका डिमांड ज्यादा है, उस डिमांड को जो है सरकार और प्रमोट कर रही है, ताकि लोकल लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले। ये सारी चीजें आप जानते होंगे, ठीक है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, पोड्रो जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, कि भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कताई करने वाले अभी भी 24 तीलियों वाले एक एकल ध्रुवी चरखे का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि पोंड्रो भारत का एक ऐसा स्थान है जहां कताई करने वाले अभी भी 24 तीलियों वाले एक ध्रुवी जो है चरखे का उपयोग करते हैं, और इसी चरखे को गांधी चरखा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी यह विधि जो है पोंड्रो खादी की एक अनूठी विशेषता है। इसका प्रयोग दुनिया में कहीं और नहीं किया जा सकता है, मतलब किया ही नहीं जाता है। कपास को साफ करने के लिए वालुआ मछली के जबड़े की हड्डी का उपयोग किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो इसकी विशेषता, एक तो विशेषता मैंने बता दिया, ये पहला मान लीजिए विशेषता है। दूसरी विशेषता भी बता देता हूं, लिखिए दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता लिख लीजिए कि पोंड्रो भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है, लिखिए एकमात्र ऐसा स्थान है, लिख लीजिए, जहां कताई करने वाले अभी भी, लिखिए, जहां कताई करने वाले अभी भी कताई करने वाले अभी भी 24 तीलियों वाले एकल ध्रुवी चरखे, 24 तीलियों वाले एकल ध्रुवी चरखे, एकल ध्रुवी चरखे का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते उपयोग करते और इस चरखे को गांधी चरखे के नाम से जाना जाता है। इस चरखे को गांधी चरखे के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यह विधि जो है पोड्रो खादी की एक अनोखी विशेषता भी है, ठीक है। तो उस विशेषता को भी याद रखिएगा, इसका प्रयोग दुनिया में कहीं नहीं किया जाता है। अगला जो हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब चीजें हैं, सिलीजेट झील और कोपरा जलाशय बने जो है नए रामसर स्थल। रामसर कन्वेंशन, ईरान में एक जगह है रामसर, 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन की बात की गई। तो पहले देख लीजिए कि सिलीझेट झील और कोपरा जलाशय बने नए रामसर स्थल। अब हम बात करेंगे कि भाई रामसर स्थल बेसिकली होते क्या है, या रामसर कन्वेंशन बेसिकली होता क्या है। तो अभी हाल ही में जो सिलीझीट जो है, ये सिलीझीट झील दिख रहा है आप सभी को, ये कहां का? ये राजस्थान का है, ये आपका है राजस्थान का। और ये जो कोपरा दिख रहा है, कोपरा जलाशय, ये कहां का है? छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। सन 2000 में मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व आया छत्तीसगढ़। इन दोनों को वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, किसके द्वारा? तो लिख लीजिए, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, लिखिए, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। और भारत में अब टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? भारत में टोटल पूछे अगर आपसे कि रामसर स्थल कितने हैं, तो रामसर स्थलों की संख्या है 96, 96 रामसर स्थल है। और सबसे ज्यादा कहां पर है? एशिया में सबसे अधिक है, लिख लीजिए, एशिया में सबसे अधिक, एशिया में सबसे अधिक। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे राज्य पूछे तो तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है, 20 है। यूपी में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 10 है, ये भी याद रखिएगा। टोटल पूछे तो टोटल 96 है।
ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जो है थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम रामसर कन्वेंशन की कि भाई रामसर कन्वेंशन क्या होता है, तो मैंने कहा कि रामसर बेसिकली क्या है, ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर जो है कन्वेंशन, कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन क्या है, तो 1971 में, याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को, 2 फैब 1971 को ईरान का शहर, ईरान के रामसर शहर में, रामसर शहर, ठीक है, ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई थी, इसे अपनाई गई, ये रामसर कन्वेंशन अपनाई गई। और 1975 से अपनाई तो ये गई थी 2 फेब से, और 1975 से, लिखिए 1975 से प्रभावी हुई, 1975 से क्या हुई, प्रभावी हुई थी। ठीक है, रामसर कन्वेंशन, इसका जो उपयोग किया था, यह आर्द्रभूमि जो है, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के, इसका उपयोग चूंकि आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह क्या है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण, आर्द्र भूमियों के संरक्षण, बात समझ में आया सभी को, और उसके सतत उपयोग के लिए, लिखिए, और उसके सतत उपयोग के लिए, सतत उपयोग के लिए, उपयोग के लिए क्या किया गया है, उसके सतत उपयोग के लिए क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि। क्लियर है सबको, ये भी बात आप सभी को लिखना है, क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि रामसर जो कन्वेंशन है, मैंने कहा कि ईरान का रामसर शहर है 1971 में, और ये प्रभावी हुआ 1975 से। ठीक है, ये सभी को याद इतना होना चाहिए। रामसर संधि के अनुसार आर्द्र भूमियों को 3 भागों में बांटा गया है। जो रामसर कन्वेंशन है, आर्द्र भूमियों को 3 भागों में बांटा गया, लिखिए, आर्द्र भूमियों को, ऐसे लिखिए अगले पेज पे, लिखिए, रामसर जो कन्वेंशन कहता है, कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमियों को, देखिए, आर्द्र भूमियों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला, नदी और झीलें। दूसरा, समुद्र और तटीय आर्द्र भूमियां। पहले लिखिए, समुद्र और तटीय, समुद्र और तटीय वेटलैंड्स, जिसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमियां। दूसरा है नदी और झीलें, दूसरा लिखिए, नदी और झीलें। तीसरा लिखिए, नदी और झीलें के बाद तीसरा लिखिए, कृत्रिम आर्द्र भूमियां, कृत्रिम आर्द्र भूमियां, कृत्रिम आर्द्र भूमियां। 3 चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के अनुसार जो मैंने कहा 3 भागों में से बांटा गया है। जैव विविधता संरक्षण भी आता है भारत में। रामसर स्थलों का अगर महत्व की बात की जाए, तो लिखिए अगला, भारत में रामसर स्थलों का क्या महत्व, महत्व लिख लीजिए। तो पहला महत्व तो यह है, जैव विविधता का संरक्षण होगा, यानी कि बायोडायवर्सिटी का कन्वेंशन होगा, संरक्षण कंजर्वेशन होगा। जैव विविधता का संरक्षण, लिखिए, जैव विविधता का संरक्षण, पहला पॉइंट लिखिए। ये कैसे, चूंकि आर्द्र भूमियों वन्य जीवों और पक्षियों के लिए क्या है, प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। आर्द्र भूमियां जो होती है वन्य जीवों खास करके और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते, लिखिए, प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, लिखिए, आवास प्रदान करते हैं।
प्रदान करते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये जैव विविधता संरक्षण आप लिख सकते हैं। दूसरा जल संसाधन संरक्षण लिख सकते हैं, जल संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण। इसमें क्या है, संसाधन संरक्षण में, संसाधन संरक्षण का मतलब होता है कि ये जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखिए, जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण में, बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका, नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है, तो ये सारी चीजें भी इसमें इंफॉर्मेशन आप सभी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, तो इसको याद रखिएगा। भारत ने इसकी सदस्यता 1 फरवरी 1982 को ली थी, याद रखिएगा। भारत ने सदस्यता कब लिया था, भारत ने सदस्यता अगर आपसे पूछे तो 1 फरवरी 1982 को। क्लियर है ना, इसको याद रखिए। ठीक है, और सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा आया, ये भी अगर आपसे पूछे, सबसे पहला रामसर स्थल अगर आपसे पूछे, सबसे पहला रामसर स्थल, तो याद रखिएगा कहां का है, तो चिल्का झील का नाम सुना होगा, उड़ीसा का। लिखिए, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, लिखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां का, राजस्थान का। ठीक है, ये सबसे पहला है, याद रखिएगा। कब आया था, 1981 में, 1981 में, 1981। ये भी बातें आप सभी को लिखना है। खैर, जितना मैंने आपको बताया उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे आप लोग को बात करने का प्रयास किया। तो इसकी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, महत्व, इसके अनुसार कितने भागों में इसको बांटा गया है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, और चूंकि सीला सेठ झील जो है वो राजस्थान का है, और याद रखिएगा कोपरा जो है वो छत्तीसगढ़ का है। टोटल कितने हैं, 96 है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, यूपी में 10 है। तो पोड्रू भारत का, तो पोड्रू के बारे में सारी विशेषताएं हमने आप सभी को बताया, पोड्रू खादी क्या होता है ये बताया आपको, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ साथ परिणाम स्वरूप सारी ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में हमने चर्चा किया, पूर्वी पाकिस्तान के बारे में हमने बात किया, और हमने जो है विजय दिवस क्या होता है, सब मुद्दे पर बात किया। ठीक है, आप लोग काम है बस बार बार रिकॉल करते रहिए चीजों को। तो फिर इसी तरह से जो है हम इसके संबंधी जो भी प्रश्न है बहुत जल्दी प्रश्न भी लेकर आएंगे। जो लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई क्लास जाए आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूं सब यूपीएससी लेवल के और स्टेट पीसीएस लेवल के, आरएएस लेवल के आपके, उन सभी में काम देगा ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो लंबा चौड़ा मैं चाहता तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता, लेकिन मैं फुल इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप जब मेंस लिखे तो वो चीजें आपके दिमाग में रहें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।